अब पढ़ेंगे पार्टीशन, विश्लेषण और मूल्यांकन। तो पार्टीशन का जो है पाठबोध और प्रक्रिया वो पढ़ते हैं, एग्जाम में खासकर इसी से पूछा जाता है। पार्टीशन जैसा शीर्षक से ही स्पष्ट है, विभाजन के केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी। हिंदी में 1947 के देश के विभाजन पर केंद्रित कई कहानियाँ, कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास भी हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सीधा वहाँ से आते हैं। मोहन राकेश की कहानी, मलबे का मालिक, भीष्म साहनी की कहानी, अमृतसर आ गया की स्मृति भी ताज़ा हो जाती है। स्वयं प्रकाश ने इस कहानी के लिए पार्टीशन को विषय वस्तु के रूप में चुना है, लेकिन इसकी परिधि में समकालीन समय आ गया है। विभाजन भारतीय इतिहास का एक तथ्य है, इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। उस त्रासदी ने जो कुछ ले लिया, आज उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस पार उस पार जो भी उजड़ गया, आज उसके मानसिक विस्थापन पर दुख ही व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन क्या विभाजन 1947 के साथ ही बीत गया? स्वयं प्रकाश की यह कहानी इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढती है। संक्षेप में कहानी का तथ्य है कि कुर्बान भाई ने के नाम से सुपरिचित कथनांक का परिवार देश विभाजन तबाह हो गया। किसी तरह जान बचाकर उन्होंने टोंक में जीवन यापन शुरू किया। हिंदू मुसलमान के भेद से परे जाकर मनुष्यता का आचरण शुरू किया और उनके इस आचरण के नाते हिंदू और मुसलमानों की राजनीति करने वाले उन्हें नापसंद करने लगे। इस प्रक्रिया में एक घटना के बाद वे पूरी तरह टूट गए। 2-4 लोगों के अलावा कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये सब उसके दुख में साझेदार रहे। कुर्बान भाई की आत्मा पर हमला था। कहानीकार ने अन्य संकेतों के बीच यह इशारा किया कि विभाजन अब भी जारी है। इस कहानी का आरंभ लेखक ने प्रश्न से किया, लेकिन यह प्रश्न किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे भारत की समूची आबादी को संबोधित करते हुए प्रश्न किया जा रहा है। और इस प्रतीति का कारण यह है कि जो कहा जा रहा है उसमें सबके हिस्से का सच है। कहानी का लेखक जैसे पूछता आप कुर्बान भाई को नहीं जानते, वैसी कहानी में एक रोचकता पैदा हो जाती है। पाठक रुक जाता है। लेखक कुर्बान भाई के परिचय का एक हिस्सा बताता। आप कुर्बान भाई को नहीं जानते। कुर्बान भाई इस कस्बे के सबसे शानदार शख्स है। कस्बे का दिन आज़ाद चौक और एन चौक पर कुर्बान भाई की छोटी सी किराने की दुकान है। यहाँ हर समय सफ़ेद कमीज पैजामा पहने 2-2 4-4 आने का सौदा सुल्फ मांगती बच्चों बड़ों की भीड़ में घिरे कुर्बान भाई आपको नजर आ जाएंगे। भीड़ नहीं होगी तो उकड़ू बैठे कुछ लिखते होंगे। बार बार मोटे फ्रेम के चश्मे को उंगली से ऊपर चढ़ाते और माथे पर बिखरे आवारा अधकचरे बालों को दाएं से बाएं हाथ की बात उंगलियों में फंसा पीछे से हेंचते। यदि आप यहाँ से सौदा लेना चाहे तो आपको स्वागत है। सबसे वाजिब दाम और सबसे ज़्यादा सही तौल और शुद्ध चीज़ जिस चीज़ में से उन्हें खुद तसल्ली नहीं होगी कभी नहीं बेचेंगे। कभी धोखे से दुकान में आ भी गई तो चाहे पड़ी सड़ जाए आपको साफ मना कर देंगे। मिर्च आपके लायक नहीं है, रंग मिली हुई आ गई है, तेल मज़ेदार नहीं है, रेपसीड मिल रहा है, दिया बत्ती के लिए चाहे तो ले जाएं। यही वजह है कि एक बार जो यहाँ से सामान ले जाता दूसरी बार और कहीं नहीं जाता। यूँ चारों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सिंधियाओं की, मारवाड़ियों की, पर कुर्बान भाई का मतलब है ईमानदारी। कुर्बान भाई का मतलब है उधार की सुविधा और भरोसा। एक बारगी यह लग सकता है कि एक व्यक्ति का परिचय बताने के लिए लंबी चौड़ी भूमिका की क्या आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता है। पूरी कहानी कुर्बान भाई के चरित्र और हमारी स्वकृत समाज संस्कृति बनावट के इर्द गिर्द घूमती है। यद्यपि आप कुर्बान भाई के व्यक्तित्व के किसी पहलू से अनभिज्ञ रह गए तो यकीनन इस कहानी का मंतव्य आप तक नहीं पहुंचेगा। कुर्बान भाई शायर भी हैं, लेकिन इस पक्ष पर बात करने से पहले थोड़ा उनका अतीत देख लेते हैं। यह जरूरी तो नहीं है कि वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना आवश्यक ही हो, लेकिन इस कहानी में ज़रूरी है। लेखक ने कथनांक कुर्बान भाई का अतीत इस प्रकार वर्णित किया है। कुर्बान भाई के पिता अजमेर में रंग का लंबा चौड़ा कारोबार था। 2 बड़े बड़े मकान थे, हवेलियाँ कहना चाहिए। नया बाजार में खूब बड़ी दुकान थी, 12 नौकर थे। घर में बग्घी तो थी ही, एक बेबी ऑस्टिन भी थी जो सैर पर जाने के काम आती थी। संयुक्त परिवार था। पिता मौलाना आज़ाद के सैदाइयों में
थे, बड़े बड़े लीडर और शायर घर आकर ठहरते थे। कुर्बान भाई उस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। न भविष्य की चिंता थी, न बुढ़ापे का डर। मजे से जिंदगी गुजर रही थी। इश्क, शायरी, हॉस्टल, ख्वाब। तभी पार्टीशन हो गया, दंगे हो गए, दुकान जला दी गई, कई रिश्तेदार पाकिस्तान भाग गए, 2 भाई कत्ल कर दिए गए, पिता ने सदमे से खटिया पकड़ ली और मर गए, नौकर घर की पूंजी लेकर भाग गए, बच्चे खुचों को लेकर अपनी जान लिए कुर्बान भाई नागौर चले गए और वहाँ से मेड़ता में टोंक। कहाँ जाएं, कहाँ सिर छिपाएं, क्या पाकिस्तान चले जाएं? नहीं गए, क्योंकि जोश नहीं गए, क्योंकि सुरैया नहीं गई, क्योंकि कुर्बान को अच्छे लगने वाले बहुत से लोग नहीं गए, तो कुर्बान भाई क्यों जाते? यानी कि कुर्बान भाई ने पाकिस्तान को अपना वतन नहीं माना। उन्होंने उस देश में रहना स्वीकार किया जिसकी धूल मिट्टी में खेलकर वे जवान हुए थे। विभाजन के दंगों में 2 जवान भाई मार दिए गए, लेकिन वतन का प्रेम इस दुख पर भारी है। कुर्बान भाई जिन लोगों को प्यार करते थे उनमें से अधिकतर यही थे, फिर भी वे इस महान मुल्क को छोड़कर क्यों जाते? हालांकि यहाँ रुकने की और सारी वजहें समाप्त हो चली थी। लेखक ने उनके अतीत और वर्तमान को इन शब्दों में मिलाया है। धीरे धीरे घर की बिकने लायक चीज़ें सब बिक गईं और कहीं कोई काम, कोई नौकरी नहीं मिली, जो उस दौर में मुसलमानों को मिलना बेहद मुश्किल थी। 30 पर हुनर कोई जानते नहीं थे, तालीम अधूरी थी। आखिर एक सेठ के यहाँ हिसाब लिखने का काम करने लगे, लेकिन अपनी आदर्शवादिता, ईमानदारी, दयानतदारी, शराफत आदि दुर्गुणों के कारण जल्द ही निकाल दिए गए। लेकिन मालिक होने का ठसका एक बार टूटा तो टूटता चला गया। स्थिति यह थी कि हिंदुओं में निभने की कोशिश करते तो शक सुबह की बर्छियों से छेद दिए जाते और मुसलमानों में खपने की कोशिश करते तो लीगियों के धार्मिक उन्माद का जवाब देते देते टुक टुक हो जाते। उतरते गए मजदूरी तक, हमलाली तक, छुटपुट कारीगरी तक, इंसानियत तक। नए नए काम सीखे, मजबूरी सिखा ही देती है। साइकिल के पंचर जोड़े, पीपों कनस्तरों का झालन लगाई, ताले, छतरियाँ, लालटेनें ठीक की, चुनरी बंधेज की रंगई में काम किया, हाथी दांत की चूड़ियाँ काटी। शहर दर शहर अब हमला सांप्रदायिक उन्माद का नहीं, मशीन का हो रहा था। जो चीज़ पकड़ते धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगती। धक्के खाते खाते पता नहीं कब कैसे यहाँ तक इस कस्बे में आ गए और एक बुजुर्ग नमाजी मुसलमान से 50 रुपये उधार लेकर एक दिन यह दुकान खोल बैठे। इस वर्णन में 2-3 बातें नोट करने की है। पहली, एक अमीर व्यक्ति से कुर्बान भाई का एक मजदूर में बदल जाना। दूसरी, हमारी स्वकृति व्यवस्था में इस ईमानदार और शरीफ आदमी के लिए लगभग जगह नहीं है। तीसरी, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। विभाजन ने कुर्बान भाई और उन जैसे लाखों हिंदू और मुसलमानों को बेघर कर दिया। जो पड़ोसी थे वे एक दूसरे को अविश्वास और संदेह से देखने लगे। खूब हत्याएं हुई और स्त्रियों पर तरह तरह के प्रहार हुए। यह आज भी एक तथ्य है कि विभाजन से आम लोगों को यातनाएं ही मिली। किसी का तो सब कुछ लूट गया। और विभाजन के बाद जो हुआ उसे फैज के शब्दों में कहे तो ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। निश्चित रूप से इस महोदय के आम लोगों को एक ऐसी सुबह की उम्मीद थी जिसमें स्वाधीनता की खुशबू हो। वे ऐसी आज़ादी की प्रतीक्षा में न थे तो अपने ही निर्दोष लोगों के खून से लथपथ हों। लेकिन हुआ यही। इस कहानी के नायक कुर्बान भाई जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इश्क, शायरी, हॉस्टल और ख्वाब में डूबे थे। मुल्क के बंटवारे ने उनका सब कुछ छीन लिया। लेकिन इस कहानी में महत्वपूर्ण यह है कि इन घटनाओं ने उन्हें चोट तो दी, लेकिन उनकी आत्मा और उनकी सोच को विषाक्त न कर सके। उस छोटे से कस्बे में उनकी छोटी सी दुकान रोशनी की एक बड़ी खिड़की
गई। रोशन ख्याल लोग वहाँ एकत्रित होने लगे। उनके साथ रिश्ता रखना धीरे धीरे लोगों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनने लगा। लेखक ने संकेत किया कि आहिस्ता आहिस्ता कुर्बान भाई की दुकान पढ़े लिखों का अड्डा बन गई। और ऐसा होता भी क्यों ना। लेखक के शब्दों में ही पढ़ लीजिए। लोगों ने देखा यह शख्स कभी झूठ नहीं बोलता, ठगी 420 नहीं करता, कम नहीं तौलता, अबे तबे नहीं करता, गंदे मजाक नहीं करता, अदब से बोलता है और आड़े वक्त पर हरेक के काम आता है। हर काम में इसके एक नफासत संस्कारिता झलकती है। इसीलिए धीरे धीरे कस्बे में प्रतिष्ठा, लोग दुआ सलाम करने लगे। व्यापारियों के यहाँ शादी ब्याह के कुछ होता उनके कार्ड आने लगे। आकर्षित होकर खग के पास खग भी आने लगे। तब अब कुर्बान भाई उन्हें चाय पिला रहे हैं और ग्राहकी छोड़कर गाली पर बहस कर रहे हैं। लेखक ने विस्तार से कुर्बान भाई के जीवन के इस प्रसंग की चर्चा की है। इस संदर्भ में दिए गए लेखक के सूक्ष्म विवरण बड़े काम के हैं। वे कहानी की दिशा तय करते हैं। समाज को बेहतर बनाने का स्वप्न मनुष्य को किस कदर तरोताज़ा कर देता है। कुर्बान भाई का व्यक्तित्व इस बात का प्रमाण है। यह दुनिया यदि आज भी सुंदर लगती है तो ऐसे ही स्वप्नधर्मियों की वजह से। लेखक ने कुर्बान भाई के व्यक्तित्व का वर्णन करने के बाद उन संदर्भों को खोलने की कोशिश की है जो इस कहानी को मोड़ प्रदान करते हैं। कुर्बान भाई की व्यस्तता उनके समुदाय के लोगों को अखरने लगी, हिंदूवासियों को भी अखरने लगी। यह प्रसंग इस समुदाय के लोगों को अखरने लगी। यह प्रसंग इस बात का संकेत है कि समाज की एक बड़ी आबादी इस कदर मोतियाबिंद से प्रभावित है कि उसे उजाला अब अच्छा ही नहीं लगता। आइए कहानी के इस प्रसंग को देखते हैं जिस परिमाण में कुर्बान भाई का जो समय हमें मिलता है उसी परिमाण में वह उनके पुराने दोस्तों लतीफ़ साहब, हाजी साहब, इमाम साहब वगैरह के हिस्से में कम हो जाता है। नमाज पढ़ने वे सिर्फ शुक्रवार को जाते थे, अब वह भी बंद कर दिया है। वाज वगैरह में चलने को कोई पहले भी उनसे नहीं कहता था, अब भी नहीं कहता। मदरसे को पहले भी चंदा देते थे, अब भी देते। हाँ, कभी कभी होने वाली राजनीतिक सभाओं में जाने को और कस्बे में राजनीति में दिलचस्पी लेने को उनके लिए खतरा समझकर बिरादरी वाले उन्हें टोकने जरूर लगे हैं। पॉलिटिक्स अपने लोगों के लिए नहीं है, समझे। चुपचाप सालन रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। चैन से जीना है तो इन लफड़ों में मत पड़ो। बेकार कभी धर लिए जाओगे तो हमें भी फंसवाओगे। अब यहाँ रहना ही तो पानी में रहकर मगरमच्छ को मुँह चिढ़ाने से क्या फ़ायदा। लेकिन अपनी मस्ती में मस्त थे हम लोग। न हमें पता चला कि खुदा कुर्बान भाई को कि उन्हें इमाम बाड़े वाले ही नहीं, शाखा वाले भी घूरते हुए निकलने लगे हैं। देश प्रेम जीवन का बड़ा मूल्य है। कुर्बान भाई देश प्रेमी व्यक्ति हैं, लेकिन धर्म केंद्रित राजनीति करने वाले उन देश प्रेमियों को पसंद नहीं कर पाते जो लकीर के फकीर नहीं होते। कुर्बान भाई धर्म और जाति के सभी बंधनों को भुलाकर सबसे प्रेम करते हैं। उनके प्रेम में स्वाभाविक निश्चलता है। ऊपर दिए गए उद्धरण में अल्पसंख्यक होने का बोध है तो एक प्रकार की निराशा का भी स्वर है। आखिर अल्पसंख्यकों को राजनीति में दिलचस्पी क्यों नहीं लेनी चाहिए। अपने आप यह तय कर लेना कि राजनीति सिर्फ बहुसंख्यकों के लिए है, यह एक प्रकार के पूर्व निश्चित भय को संकेतित करता है। संभव है कुछ ऐसा अनुभव के आधारों पर हुआ हो, लेकिन इस अस्थायी भाव की तरह प्रस्तुत करना धर्म की राजनीति को भले बल प्रदान करता हो, इस देश के अल्पसंख्यकों को निराशा की ओर धकेलता है। नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में अल्पसंख्यकों को भी बहुसंख्यकों की तरह प्रभावशाली पद मिलते हैं और यह भारतीय जनतंत्र का एक सुखद पक्ष है। इस कहानी में कुर्बान की भाई अग्रगामिता लोगों को इस कदर नागवारा गुजरती है कि एक दिन वह घटना घटती है जो विभाजन की सतत प्रक्रिया का उद्घाटन करती। होता यह है कि एक गाड़ीवान अपनी गाड़ी को उनके चबूतरे पर खड़ा कर देता है। इस स्थिति में कुर्बान भाई
की दुकान छिप जाती है। वे गाड़ीवान से गाड़ी को किनारे लगाने का आग्रह करते हैं, लेकिन वह अनसुना कर देता है। हार कर वे खुद गाड़ी को किनारे लगा करने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी वाला उनका अपमान करता है। इस प्रसंग को कहानीकार के ही शब्दों में देखना उचित होगा। कुर्बान भाई ने उससे गाड़ी जरा बाजू में खड़ी करने और बैलों को किनारे बांध देने को कहा। उसने अनसुनी कर दी। कुर्बान भाई ने फिर कहा तो एक नज़र उन्हें देखकर अपने रास्ते चल पड़ा। कुर्बान भाई ने खुद उठाकर चबूतरे पर टिके उसकी गाड़ी के अगले छोर को उठाया और गाड़ी को धक्का कर। लेकिन तभी उस आदमी ने कुर्बान भाई का चश्मा नोच लिया और धक्का मुक्की करने लगा। ठीक इसी समय कोर्ट से लौटते वकील उकचंद इधर से गुजरे और उन्होंने आवाज़ मारकर पूछा, क्या हुआ रे गुमिया? गुमिया बोला, महन कुटे, यानी मुझे मार रहा है। वकील उकचंद ने पूछा, कौन? गुमिया बोला, ये मियों। कुर्बान भाई सन रह गए। बात समझ गए। आते आते भीतर हचमचा आँख के आगे तारा नाचने लगा। वही जमीन पर उकड़ू बैठ गए और सिर पकड़ लिया। अंधेरे के एक ठोस गोला कलेजे से उठा और हलक में आकर फंस गया। बरसों की जीम रुलाई एक साथ फूट पड़ने की जोर मारने लगी। यह क्या हुआ? कैसे हुआ? क्या गुमिया उन्हें जानता नहीं? एक ही मिनट में वह कुर्बान भाई से मियाँ कैसे बन गए? एक मिनट भी नहीं लगा। बरसों से तिल तिल कर मरकर जो प्रतिष्ठा उन्होंने बनाई, हर दिन हर पल जैसे एक अग्नि परीक्षा से गुजरकर जो सम्मान जो प्यार अर्जित किया है, हर दिन खुद को समझा कर कि पाकिस्तान जाकर भी कोई नवाबी नहीं मिल जाती, जैसे ही यह मस्त है, अल्लाह सब देखता है, जो जाकर भी कोई नवाबी, अल्लाह सब देखता है, जाने को डूबने दो सुरैया का सितारा, भूलने दो दोस्तों को, लुट जाने दो कारोबार को, झूठे बदमाशों के कब्जे में चली जाने दो हवेलियाँ, गुमनाम पड़ी रहने दो भाइयों की कब्रें, दफना दो पूरे घर का सपना। शायद कभी फिर अपना भी दिन आए, तब तक सब्र कर लो। क्या कीमत रोज चुकाकर कस्बे में थोड़ा सा अपनापन, थोड़ी किसी सामाजिक सुरक्षा, थोड़ा सा आत्मविश्वास, थोड़ी सी सहजता उन्होंने अर्जित की थी, और कितनी बड़ी दौलत समझ रहे थे इसको। और लो तिल तिल कर बनो पहाड़ एक फूंक में उड़ गया। एक जाहिल आदमी, लेकिन जाहिल वो है या मैं? एक मिनट भर में कुर्बान भाई से मियाँ हो जाऊंगा, ये कभी सोचा नहीं। पूरा प्रसंग सांस्कृतिक संस्खलन का प्रसंग है। भारतीय संस्कृति एकता समरसता की संस्कृति है। कहानी में गाड़ी वान भारतीयता का प्रतीक नहीं है, वह समूचे बहुसंख्य वर्ग का प्रतीक है, लेकिन वह उस मानसिकता का प्रतीक है जो धार्मिक विभाजन का सबसे बड़ा मूल्य मान लेती है। वह धर्म की उस मूल प्रस्तावना को भी भूल जाती है जिसके अनुसार धर्म बंधन नहीं अपितु मुक्ति का साधन है। विडंबना है कि पूरी दुनिया ने धर्म की पीठ और आत्मा को जड़ता का बोझ है। इस कहानी में कुर्बान भाई आहत इसलिए उनकी प्रतिक्रिया में विचलन है, इसे स्वाभाविक माना जा सकता है। लेकिन यह प्रतिक्रिया संयत और वैचारिक होती तो कहानी के प्राणत्व में वृद्धि करती। यह संभव नहीं कि कुर्बान भाई को पाकिस्तान गए मुसलमानों की हकीकत का पता न हो। यह मियों शब्द यदि एक खास किस्म के व्यंग्यार्थ के लिए इसीलिए समस्या का निदान यह नहीं है कि हम यहाँ हैं तो क्या, हम वहाँ होते तो क्या होता, ये जैसे संवाद गढ़े जाए। समस्या का निदान यह है कि इस भारतीयता का संधान किया जाए जिसमें भारतीयता और धार्मिक अस्मिता परस्पर विरोधी की तरह न दिखे। इसके लिए आचरण मनोविज्ञान भी बदलना होगा।
इस कहानी में कुर्बान भाई के भीतर टूटन का संकेत है। लेखक दिखाना चाहता है कि 1947 के देश के विभाजन, भाइयों की हत्या, परिवार के बिखराव ने कुर्बान को उतना नहीं तोड़ा था जितना इस घटना और इसके बाद के घटनाक्रमों ने तोड़ा। समाज, थाना और सत्ता सभी ने कुर्बान भाई को निराश किया। वे उदास और निराश हो गए। उन्होंने अपनी दुकान पर बौद्धिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों को बंद कर दिया। शायद उन्हें लगा कि ऐसे काम करने से क्या फ़ायदा जो लोगों की दिमागी जहालत को थोड़ा भी कम न कर पाए। हालांकि इन क्रियाकलापों के बंद होने का पूरा दोष सिर्फ कुर्बान भाई पर नहीं डाला जा सकता। इनके बंद होने के पीछे उन लोगों की भी भूमिका थी जो पहले बिना नागा कुर्बान भाई की दुकान पर इकट्ठा होते थे। कहानीकार ने कहानी का सांकेतिक अंत किया। यह अंश सीधे कहानी से लेते हैं। बात बस यह बची है कि कई दिन बाद जब एक दोपहर में आज़ाद चौक से गुजर रहा था, जिसका नाम अब संजय चौक कर दिया गया था, और वह शुक्रवार का दिन था, मैंने देखा कि कुर्बान भाई की दुकान के सामने लतीफ़ भाई खड़े हैं और कुर्बान भाई दुकान में ताला लगा रहे हैं। उन्होंने टोपी पहन रखी है और फिर दोनों मस्जिद की तरफ चल दिए। ठीक पहले का अंश इस प्रकार है। एक दिन जब मैं पहुंचा, मेरी तरफ उनकी पीठ थी। किसी से कह रहे थे, आप क्या खाक हिस्ट्री पढ़ाते हैं? कह रहे हैं पार्टीशन हुआ था नहीं, हो रहा है, जारी है। और मुझे देखते चुप होकर काम में लग गए। कहानीकार ने अपनी ओर से स्वयं ही कहा है कि कहानी का अंत अच्छा नहीं। यहाँ इस कथन की भी व्याख्या होनी चाहिए। निश्चित तौर पर इस कहानी का अंत करने के लिए लेखक ने किसी आदर्श का आश्रय नहीं लिया। अमूमन इन संदर्भों में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं होती है, लेखक ने उसी को आधार बनाया। कुर्बान भाई के आचरण में आया परिवर्तन कोई अस्वाभाविक घटना नहीं। इस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक समुदायों के बीच घटती रहती है। इस प्रक्रिया में साधारण आदमी अपनी सुरक्षा ढूंढता है और नेतृत्व की आकांक्षी सत्ता का मार्ग। शायद इस प्रक्रिया में कुर्बान भाई ने सुरक्षा के साथ साथ अपने घायल दिल का मरहम ढूंढा है। लेकिन कुर्बान भाई ने सुरक्षा के साथ साथ अपने घायल दिल का मरहम भी ढूंढा हो। लेकिन कुर्बान भाई की जिस बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना का संकेत कहानी में है, वह पाठकों को थोड़ा अचरज में डालता। कुर्बान भाई जैसे चरित्र को इस तरह के समर्पण की उम्मीद नहीं की जाती। यह समर्पण इस तरह से सपनों की मृत्यु है। वैसे आज यह एक सच्चाई है कि विभाजन निरंतर जारी है। इसे सिर्फ धार्मिक विभाजन तक देखना सीमित संसार निर्मित करना है। आज एक तरफ हमारे समाज में धर्म और जातियों के बीच विभाजन गहरा होता जा रहा है, तो दूसरी ओर साम्राज्यवाद धनी और गरीब के बीच के विभाजन को बढ़ाता जा रहा है। ऐसा लगने लगा है जैसे विभाजन एक स्थायी प्रक्रिया है। जहाँ तक इस कहानी का प्रश्न है, यदि कुर्बान भाई अपनी स्वाभाविक उदारता के साथ अपनी लड़ाई जारी रखते और नरेटर तथा उसके साथी डटकर हर प्रकार की मूर्खताओं के विरुद्ध खड़े होकर लड़ते, तो दुनिया बदलती या न बदलती, यह यकीन तो बना रहता कि दुनिया बदलने का स्वप्न पालने वाले बड़ी से बड़ी मुसीबत से टकरा जाते हैं। ये कहानी अपनी संभावनाओं में जितनी बड़ी थी, दरअसल अपनी प्रस्तुति में उतनी बड़ी नहीं बन पाई। कभी कभी तो यह कहानी कम संस्मरण अधिक जान पड़ती है। इस कहानी का अंत करने की एक हड़बड़ी भी दिखाई देती है। तो पार्टीशन के बाद हम पढ़ेंगे स्विमिंग पूल, विश्लेषण और मूल्यांकन।